हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी। हमारा माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि आपको +1 +2 ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री में हेल्पफुल होएगा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर कंज्यूमर कौन है? जैसे मैं हूँ, आप हो, अपने वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ परचेज करते हो, तो आप कौन हुए? कंज्यूमर। ठीक है। अब कंज्यूमर को हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में समझेंगे। कंज्यूमर इज इकोनॉमिक एजेंट। देखिए, कंज्यूमर कौन है? एक इकोनॉमिक एजेंट है। Who consumes goods and services for the satisfaction of want। यानी कि कंज्यूमर क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है जो अपनी वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। वो कौन है? हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू get maximum satisfaction from expenditure incurred on goods and services। यानी कि कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो उसने गुड एंड सर्विस पर जो एक्सपेंडिचर किया है, गेट एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कंज्यूमर का? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना। किस चीज से? जो उसने गुड एंड सर्विस पर जो उसने एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, वो क्या है? हमारा कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव। देखिए, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इकोनॉमिक एजेंट होता है जो अपनी वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए गुड एंड सर्विस को कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उसने गुड एंड सर्विस पे एक्सपेंडिचर किया है, उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये हमारा क्या है? कंज्यूमर। अब आगे हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर यानी कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो बिहेव कैसा करता है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है। अब पढ़ते हैं, इट इज द बिहेवियर इन विच कंज्यूमर स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम ऑन वेरियस goods and services in such a way that he obtains maximum satisfaction। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर कौन? जो कि अपने कंज्यूमर है, अपनी लिमिटेड इनकम का कुछ पार्ट गुड एंड सर्विस पर स्पेंड करता है। किस चीज के लिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। अब आता है हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कंसेप्ट किसने दिया था? गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक 1790। यानी कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कंसेप्ट किसने दिया है? वो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1790 यानी कि 1790 में आई थी। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर इन एब्सोल्यूटेड नंबर यूटिल्स। यानी कि जो हम कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको हम मेजर किस चीज में करते हैं? एब्सोल्यूट नंबर में, मीन यूटिल्स में। अब थर्ड हमारा पॉइंट है, कंसेप्ट ऑफ MUM वाज गिवन बाय डेनियल बर्नौली इन 1738। यानी कि जो मार्जिन MU मीन्स क्या है? हमारा मार्जिन यूटिलिटी मनी। जो मार्जिन यूटिलिटी मनी का कंसेप्ट है, वो हमारे डेनियल बर्नौली के द्वारा दिया गया 1738 में। अब इसके बाद आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी की कुछ एजम्पशन दी गई है। फर्स्ट एजम्पशन है हमारे पास रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर रैशनल कब होता है? पर आई अ कंज्यूमर इज said to be rational when he aims at maximizing the utility from the consumption of the given commodity within his income। यानी कि कंज्यूमर रैशनल कब होता है? जब वो अपनी इनकम में से, इनकम के कुछ पार्ट से जो अपने गुड एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर करता है और उससे जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि यूटिल्स में
उसको क्या, तब हमारा कंज्यूमर क्या आएगा, रैशनल। यानी कि क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर तब होता है जब उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, मैक्सिमाइज होएगी, यानी कि इसकी यूटिलिटी क्या है हमारी, मैक्सिमाइज है, तो कंज्यूमर क्या आएगा हमारा, रैशनल होएगा। अब आता है एम यू एम इज कांस्टेंट। एम यू एम मीन्स क्या है, मार्जिन यूटिलिटी मनी। वो कह रहा है कि मार्जिन यूटिलिटी मनी इज कांस्टेंट when prices of a good fall, and as a result the real income of the consumer rises, marginal utility of money to him will fall। वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो गुड का प्राइस क्या है, कम हो रहा है, तब उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो कंज्यूमर की रियल इनकम होती है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी मनी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जब हमारे पास गुड का प्राइस कम होता है, तब हमारे पास जो रियल इनकम है कंज्यूमर की वो बढ़ रही है, और जो मार्जिन यूटिलिटी मनी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। बट मार्शल ने इग्नोर किया दिस एंड अज्यूम, वो अज्यूम करते हैं मार्शल, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिड नॉट चेंज। मार्शल इग्नोर कर रहे हैं, वो अज्यूम करते हैं कि जो मार्जिनलिटी मनी है वो चेंज नहीं होती, इससे प्राइस की चेंज होने से। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो हमारी मार्जिनलिटी मनी में चेंज नहीं होता, मार्शल ये अज्यूम करते हैं। लाइक वाइज व्हेन प्राइस ऑफ गुड राइज, अगर हमारे पास क्या है, गुड का प्राइस बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या है, जो रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर विल, जब हमारे पास रियल इनकम है कंज्यूमर की वो कम हो रही है, तो हमारी मार्जिनलिटी मनी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देख, अब बोल रहे हैं कि जो गुड के प्राइस कम होने से तो क्या रिजल्ट आता है हमारा, कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है, उससे मार्जिनलिटी मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट जो मार्शल से भी इग्नोर किया उन्होंने, कहा उन्होंने अज्यूम किया कि जो मार्जिन यूटिलिटी मनी है डिड नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से क्या हो रहा है, इनकी मार्जिन यूटिलिटी में मनी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। लाइक जो प्राइस है जो गुड का वो राइज हो जाता है, तो हमारी रियल इनकम है कंज्यूमर की जो वो कम होती है, और मार्जिन यूटिलिटी जो मनी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन, यानी कि जो कंजम्पशन है हमारी कॉन्टिन्यूटी चलती है। इनकम एंड प्राइस आर फिक्स, यानी कि जो इनकम और प्राइस क्या हमारे फिक्स हैं। What is a utility? यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज इकोनॉमिक टर्म। यूटिलिटी क्या हमारी इकोनॉमिक टर्म है, जिसे हम मेजर कर रहे हैं किसमें, टोटल वैल्यू और सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम परचेजिंग एंड यूजिंग अ सर्विसेज और प्रोडक्ट। यानी कि यूटिलिटी क्या होती है, जो कंज्यूमर होता है उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलने से जो उसको यूटिल मिल रही है उस टर्म को हम मेजर करते हैं यूटिल में। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में क्या कर रहे हैं, हम उसको मेजर कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसे जो गुड एंड सर्विस परचेज की है उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली है, ठीक है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स टर्म में उसका क्या कर रहे हैं, हम उसको मेजर कर रहे हैं किस चीज में, यूटिल में। देखो हम आपको डायग्राम से क्लियर होएगा। देखो हमारे पास दिया गया यूनिट कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम है, जब 0 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 0। ठीक है, मान लो हमने एक रोटी खाई है तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है 8। ठीक है, यानी कि सेटिस्फेक्शन है, यानी कि टोटल वैल्यू होती है, उसको हम मेजर किस में कर रहे हैं, यूटिल टर्म्स में, वो होता है हमारे यूटिलिटी। ठीक है, अब यानी कि अब सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितनी टोटल यूटिल मिली है, 14, और 3 यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी मिल रही है, 18 यूटिल, और 15 करने से कंज्यूम करने से कितनी मिल रही है, 20 यूटिलिटी, और 5 करने से 20 यूटिलिटी, और 6 से 18 यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब हम मार्जिन यूटिलिटी निकालेंगे। अगर हम 0 में से
जो हमारी, अगर हम टोटल यूटिलिटी हमारी 0 है तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, यानी कि डिक्रीज होगी। ठीक है, अब हमारे पास देखो कि जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी 8 है, अब 8 में से हमने 0 का माइनस किया तो हमारी 8 आई, फिर हमने टोटल यूटिलिटी को 14 में से 8 को माइनस किया, 6 आया। ठीक है, 18 में से हमने 14 माइनस किया, 4, हमारी मार्जिन यूटिलिटी, फिर 20 में से 18 किया, 2 आया, फिर 20 में से 20 निकाल दे, 0 आ गया, 18 में से 20 करा, 2 माइनस का 2 आया। कहने का मतलब क्या है, पहले हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर एक पॉइंट पर जाके कांस्टेंट हो जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। और जो मार्जिन यूटिलिटी है क्या पहले है, बढ़ी है, फिर क्या हुआ है, डिक्रीज हो रही है, और फिर 0 पॉइंट पर आ जाती है, फिर क्या आ जाता है, वो नेगेटिव हो जाती है। अब देखो हम डायग्राम से समझेंगे। हमारे पास ओ एक्सिस पर दिया गया यूनिट कंज्यूम और ओ वाई एक्सिस पर दिया गया यूटिलिटी। जो हमारी रेड लाइन है ये हमारी क्या है, यूटिलिटी है, और जो ग्रीन लाइन दी गई है ये हमारी मार्जिन यूटिलिटी दी गई है। जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि हमारे पास जैसे 20 पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम पॉइंट पर हो रही है, फिर क्या होता है, हमारे पास जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या आ जाती है, हमारी 0 पे आ जाती है। जैसे कि इसमें टेबल में दिखाया गया है, हमारी मैक्सिमम कहाँ पर है, टोटल यूटिलिटी 20 पर है, तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी कितनी दी गई है, 0, यानी कि हमारे यहाँ पर 0 पे पहुंच जाती है। और जो मार्जिन यूटिलिटी फिर डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ से कांस्टेंट होने के बाद ये क्या है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा जो मार्जिन यूटिलिटी है वो हमारा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, यानी कि इस एरिया में इस पर आकर डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है हमारा, ये फर्स्ट गोसेन फर्स्ट लॉ से जाना जाता है, also known as the Gaussian's first law. According to this law, as consumer consumes more and more units of commodity, mu derived from additional units goes on falling. क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है उसको हम गॉसेन के फर्स्ट लॉ से जानते हैं। ठीक है, जो गॉसेन का फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि जो कंज्यूमर है जितने ज्यादा से ज्यादा यूनिट कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो हमारे पास एमयू है, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी है, वो एडिशनल यूनिट के साथ क्या हो जाती है, गिर जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को हम गॉसेन के सेकंड लॉ से जानते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ था गॉसेन का वो क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। वो क्या कहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी कमोडिटी यूनिट की कंज्यूम करते हैं उससे क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी की एडिशनल यूनिट के होने से ज्यादा तो क्या होता है, कम हो जाता है, कि जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इनकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एडिशनल यूनिट के साथ। और जो हमारे पास गॉसेन का सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, according to this consumer get maximum satisfaction when ratio of mu of commodities to their respective prices are equal. A consumer will spend his income in such a way that utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal. यानी कि जो हमारे पास गॉसेन का सेकंड लॉ है वो बोलता है कि कंज्यूमर अपनी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है, वो अपने यानी कि प्राइस के रिस्पेक्ट में, यानी कि प्राइस के इक्वल में मार्जिनलिटी कमोडिटी के रेशो को लेता है। पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम का पार्ट है वो तब तक स्पेंड करता रहता है जब तक उसकी जो यूटिलिटी यानी कि है वो हमारी कमोडिटी के इक्वल ना हो जाए। कहने का मतलब क्या है, जो गॉसेन का सेकंड लॉ है वो कंज्यूमर की गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए
क्या करता है, वो लास्ट टाइम तक कंज्यूमर के अपने इनकम का पार्ट स्टैंड करता रहता है जब तक उसकी जो यूटिलिटी है और कमोडिटी है वो इक्वल नहीं हो जाता। जो उसने लास्ट रुपीज स्पेंड किया है वो यानी कि इक्वल होता है कमोडिटी के। जैसे कि एम यू एक्स है डिवाइड में पी एक्स है इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड में पी वाई। ठीक है, अब तो इक्वल है किसके, एम यू एन डिवाइड में पी एन के। यानी कि गॉस इनका सेकंड लॉ है जो कि अपनी प्राइस यानी कि रुपीस को तब तक स्टैंड करेगा जब तक उसकी कमोडिटी के इक्वल नहीं हो जाता, यूटिलिटी गेन करता रहता है। अब आता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी यानी कि फर्स्ट केस में क्या आता है, एम यू एक्स ग्रेटर पी एक्स। यानी कि एम यू एक्स हमारा क्या सेटिस्फेक्शन है और पी एक्स क्या है, सेक्रीफाइस है। यानी कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है उसको, मार्जिनलिटी एक्स है उसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और जो प्राइस एक्स की सेटिस्फाइस क्या है, कम है। ठीक है, केस सेकंड में क्या होता है, जो मार्जिनलिटी एक्स है वो लेस देन किससे है, पी एक्स से। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो मार्जिनलिटी एक्स है उसको लेस कंजम्पशन हो रही है, यानी कि सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। और जो प्राइस है उसका सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पी एक्स का क्या सेक्रीफाइस ज्यादा होता है। सिंगल कमोडिटी के डायग्राम में हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होएगा। हमारे पास ओ एक्सिस पर हमने दिया क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एक्स और ओ वाई एक्सिस पर दिया प्राइस ऑफ ए एक्स। यानी कि जो हमारे पास एम यू है वो हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोप में है। ठीक है, जो प्राइस है हमारा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है। और हमारे पास एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स तब इक्वल होएगा जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तब हमारे पास ई पॉइंट पर हमें क्या है, सिंगल कमोडिटी में इसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। यानी कि कंज्यूमर है will be in equilibrium. Consumer will be in equilibrium where mu both the goods are equal. यानी कि कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब होएगा जब उसकी दोनों गुड्स हैं वो mu के इक्वल होएगी। mu of good x is equal to mu of good y और mu x y में px is equal to mu y में py is equal to mu m। यानी कि जैसे अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया ओवर एक्स पर क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स यूनिट दी गई है और ये एक साइड दी गई है जो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई यूनिट दी गई है। ठीक है, अब हमारे पास ये ओ वाई दिया गया है, ये क्या है, हमारी यूटिलिटी यूनिट्स है। और ये हमारे पास ओ वाई जो दिया गया है ये हमारी क्या है, यूटिलिटी यूनिट है। अब देखो, अब हम यहाँ की बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी और एक्स यूनिटी यूनिट्स। यानी कि जो हमारी ये वाला एरो दिख रहा है जो इधर जा रहा है हमारे पास, ये क्या, अगर ये हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग दिया गया है। ठीक है, जो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी है वाई की यूनिट्स दी गई है वो हमारी इस साइड है जो कि 10 से 100 से नीचे जा रही है। ये जो एक्स और वाई है एक दूसरे को आर पॉइंट पर काट रहे हैं, वहां पर क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इस जब हमारे पास यानी कि दोनों गुड्स है इक्वल होती हैं तब हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। अब हमारे इसकी क्रिटिसिज्म है दिए गए हैं कार्डन यूटिलिटी की। फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, जो यूटिलिटीज कैन नॉट बी मेजर। वो कहते हैं कि जो हम यूटिलिटीज को मेजर नहीं कर सकते। देखो, हम किसी यूटिलिटीज को मेजर नहीं कर सकते बस। अब आता है हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वो कहते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी मनी है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, मार्शल ने इग्नोर किया इनकम इफेक्ट, मार्शल ने इनकम फैक्ट को इग्नोर किया है। सो ही वाज अनेबल टू डिकम्पोज प्राइस इफेक्ट। वो कहते हैं जब हमारे पास प्राइस इफेक्ट डिकम्पोज होते हैं इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से।
The Giffen-Gould paradox cannot explain with the help of this approach. Utility of two commodities are interdependent. अब देखो फर्स्ट क्रिटिज्म क्या कह रही है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर। सिंपल सी बात है, हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो जैसे अब मान लो हमने एक एप्पल खाया, हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है, हम ये तो नहीं बता सकते कि हमें 7 मिली है, 5 मिली है, 2 मिली है, 3 मिली है, इसलिए हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी बनी है उसको उन्होंने बोला कि कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। जो मार्शल थे उन्होंने इनकम फैक्टर को भी इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि जो प्राइस फैक्टर डिकम्पोज करता है निबल किसके? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम से, इनकम फैक्ट से, ठीक है। जो गिवन गुड का पैराडॉक्स हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस अप्रोच की हेल्प से। जो यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी आर इंटरडिपेंडेंट, और जो ये हमारे पास यूटिलिटी है वो दो कमोडिटी है जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। हमारा टॉपिक आज ये यहीं पर खत्म होता है, बट ये आगे जो हमारे इसी टॉपिक का है आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी यूटिलिटी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगती है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। तुम और आपको कोई इशू भी है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।